आपने पढ़ाया कि केवल और केवल इस पूरे जब देश का जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल मूवमेंट में किसने भाग लिया? अब आप समझ लीजिए, उन नुमाइंदों को, उन लीडर्स को, उन आइकन को मैंने अपने कभी भी किसी भी करिकुलम कंटेंट में उन लोगों को नहीं पढ़ा जो वास्तविकता में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहे थे। एक आइकन मुझे बताइए कि जो बचपन में आपने किसी किताब में पढ़ा हो। हम लोग लड़ते लड़ते बोले कि भाई साहब बाबा साहब अम्बेडकर को तो पढ़ा लो, तो डीयू में अभी शामिल किया है। और कब पढ़ाते हैं? जब थोड़ा बहुत कहीं किस पे, जाति पर, रिजर्वेशन पर। लेकिन बाबा साहब ने जो साथियों राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, इसकी बात वो कभी नहीं करते। मैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को कौन लेकर के गया था? इन लोगों ने तो, कांग्रेस ने तो, जिसे कहना चाहिए उनके लिए सब खिड़की दरवाजे बंद कर गए। वो तो जिसे कहना चाहिए भला हो, और फिर से आप ही लोगों ने उनका काम किया। उनको ले गए आप वेस्ट बंगाल। अगर वो नहीं होते तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचते भी नहीं उसके अंदर। और उसके बाद नेहरू जी जब मसौदा रखा गया, आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िएगा, एंड बेटर पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, दे विल टेल यू कि जब मसौदा रखा गया संविधान बनाने का, तो उसमें उस समय की मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे बहस शुरू करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर बहस आपने मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के बगैर शुरू कर दी तो ये देश कभी बन नहीं पाएगा, और इसलिए जरूरी है कि उनको शामिल किया जाए। और बाबा साहब ने बाकायदा डांट लगाई कि जब राष्ट्र का निर्माण की और राष्ट्र की अस्मिता की बात हो रही हो, उस समय नेताओं की और जो पार्टीज हैं उनकी अस्मिताओं का कोई भी मूल्य नहीं होता, और इसलिए आपको रुकना चाहिए। आचार्य कृपलानी वगैरह ने सेकंड किया, और बाद में लोग रुके, और रुकने के बाद मुस्लिम लीग शामिल हुई, और उसके बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप राष्ट्र हैं? क्योंकि गांधी और कांग्रेस उस समय कहती थी हम राष्ट्र बन गए। बाबा साहब ने कहा नहीं, और बाकायदा उन्होंने कोट किया, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट किया, और उन्होंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि भारत अभी राष्ट्र नहीं बना है, ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और ये रिटन डॉक्यूमेंट है। बाबा साहब ने कहा, उनसे पूछा क्यों राष्ट्र नहीं है? तो बाबा साहब ने कहा हजारों जातियों में बटा हुआ समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? राष्ट्र तो एक पूंजी का नाम है जो कि समयोगिता लिए हुए हो, एकदम बेबस, एक से 20 चूल से चूल मिला करके समाज चलता हो, कंधे से कंधा मिला के समाज चलता हो, एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी। यहां तो उल्टा है, हमारे सुख में वो लोग दुखी हो जाते हैं। हमने अच्छा सा घर बना लिया तो चढ़ाई हो जाती है, और अभी कॉन्फ्रेंस के सदस्य बता रहे कि अच्छा नाम भी रख लिया तो वही गुदड़ू चिथड़ू पथरू ही रखो भैया, आप अच्छा नाम नहीं रख सकते। अच्छा, और आज भी आप चले जाएंगे, अगर आप चले जाए राजस्थान के अंदर, तो आप भी आज भी उसी रंग की पगड़ी नहीं पहन सकते जिसको ठाकुर पहनता है। वहां से चप्पल लेकर के हाथ में निकलना पड़ता है, साइकिल लेकर के नहीं निकल पाते। ये साथियों है, और एक आंकड़ा आया है अभी एनबीआरसी का, उसमें एक दिन में 123 वारदातें होती हैं दलितों पर, 123 वारदातें। क्या किसी के सचमुच जो है जू रेखती है? तो इसलिए साथियों, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय ये आ गया है कि हम जो इदारे हैं जिनसे देश चलता है, मैं 7 इदारों की बात कर रहा हूं जो 7 इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनमें
उनमें नुमाइंदगी नहीं है तो ये राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता। हमको अपने एम्पावरमेंट के लिए उन 7 इदारों में अपनी नुमाइंदगी चाहिए। अगर हम उन 7 इदारों के अंदर आज आंख उठा करके देखें तो हमको उसमें हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं दिखाई पड़ती और धीरे धीरे वो नुमाइंदगी कम होती जा रही है। यद्यपि एससी के साथ तो रिजर्वेशन है। मैं उन इदारों की बात कर रहा हूं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटी यानी राजनीति, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी और मीडिया। इन इदारों में जरा आंख उठा करके देखिए कि क्या नुमाइंदगी है, और अगर नुमाइंदगी है तो क्या केवल और केवल सांकेतिक है। उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, जब डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो आप कहां खड़े होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा एम्पावरमेंट, और सर ने अभी बताया कि एक नारा जो है दलित मुस्लिम भाई भाई, तो 1962 में यह नारा पहली बार आगरा में लगा और आगरा में आरपीआई उस समय काम कर रही थी और आरपीआई के लोगों ने एक मुस्लिम समाज के आदमी को एमपी के लिए खड़ा करा, उसका इलेक्शन मतलब वो जीता भी, और उस समय नारा लगा, जाटव मुस्लिम भाई भाई हिंदू कौम कहां से आए। ये नारा आप देख लीजिए। एक बहुत बड़े अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है O.M. लिंच। O.M. लिंच ने अपनी किताब पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में यह कोट किया। और कुछ लोग अगर सुल्तानपुर से आते हो तो 1970 में सुल्तानपुर में एक आंदोलन चल रहा था जिसको निजई बोल आंदोलन कहा जाता है, और निजई बोल आंदोलन के अंदर बाकायदा वहां पर जो जमीन पड़ती जमीन थी उसको लोग जमीन को लेने आते थे और दूसरे लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। उस समय फिर से यह नारा लगा, हरिजन मुस्लिम भाई भाई हिंदू कौम कहां से आए। तो मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ये एक हमारा समीकरण है, ये एक नेचुरल अलायंस के रूप में है। ये सोची हुई विचारधारा के तहत है। हम लोगों ने बहुत एनालिसिस किया और उत्तर प्रदेश की भी एनालिसिस हमने करी। 3 युग्म बनता था, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बाकायदा 35 साल तक कांग्रेस को पावर में रखा गया इस समीकरण में, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब भी चीफ मिनिस्टर बनता था तो कभी पंत जी बनते थे, कभी तिवारी जी बनते थे। बाद में उसके आगे बढ़े तो ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गए, उसके बाद और आगे बढ़े ठाकुर वीरभद्र आ गए, वीर बहादुर सिंह आ गए, श्रीपति मिश्रा आ गए। मतलब वोट हमारा और सदर कोई और। मुझे नहीं लगता है कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, ये दूसरे की अगुवाई के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप हमारी चौधराहट कब तक करोगे? वी वॉन्ट आवर ओन लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट विल लीड टू एम्पावरमेंट। ये नहीं है कि आप दूसरे की सरपरस्ती के अंदर, मैं तो इस बात का कायल नहीं हूं कि हमारी लड़ाई, वो कह रहे हैं कि भाई टिकट देने से ही केवल एम्पावरमेंट नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए गुड गवर्नमेंट इज नॉट दैट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू एस्पिरेशन। केवल आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार ही अच्छी सरकार नहीं होती। अच्छी सरकार वो होती है जो स्व प्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देती है। तो इसलिए लड़ाई अब है देश को क्लेम करने की, राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को बताने की, और इसलिए उन इदारों के अंदर नुमाइंदगी की जिससे कि हम अपने निर्णय खुद ले सके। हमारे लिए अब निर्णय लेने वाले का समय खत्म हो गया। अब 70 साल तक आपने हमारे लिए निर्णय लिया, हमारी चाहत, हमारी हिम्मत और हमारी जरूरत सब आप पूरा करते रहे, लेकिन न जरूरतें पूरी हुई, न चाहत जगी और न हमारे में हिम्मत आई। तो साथियों, अगर चाहत है तो हिम्मत जगानी होगी, और चाहत
और जरूरत है लेकिन चाहत नहीं। जरूरत है, सब लोग को यहां जरूरत है, लेकिन चाहत नहीं। तो जरूरत के साथ चाहत, और चाहत और जरूरत मिलकर के भी ये बात नहीं पूरा करेंगे, हिम्मत भी लानी पड़ेगी। तो नीड इंटू डिजायर इंटू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। केवल नीड से काम नहीं चलेगा, नीड को डिजायर में बदलना पड़ेगा, और डिजायर को साथ साथ, डिजायर के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। तब कहीं जा करके मुझे लगता है कि बदलाव जरूरत आ जाएगा। इसलिए साथियों ये भाईचारा जरूरी है, वो वाला भाईचारा नहीं जिसमें हम तो आपको भाई समझे, आप हमको चारा, तो हो चुका भाई, ये वाला नहीं। हम सचमुच चाहते हैं, और अभी तक यही भाईचारा बना है, अभी तक यही भाईचारा बना। हमने तो भाई समझा, किसी लोगों ने हमको चारा। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये युग्म बनाएं भाईचारा, तो मुझे लगता है एक नया आगाज हो सकता है एम्पावरमेंट का। एक छोटी सी बात बोल करके मैं खत्म करूंगा। मुझे लगता है एक कहानी अक्सर हम लोग सुनाते हैं अपने 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 समाज के अंदर जब बोलते हैं, तो मैं उसी कहानी से बात अपनी खत्म करूंगा कि एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, और दूर एक पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया बैठे हुए थे। कौवा कांव कांव करता था, चिड़िया ची ची करती थी। फिर बाद में चिड़िया बोली चलो कुछ करते हैं। तो कौवा ने बोला क्या करें? तो चिड़िया ने कहा चलो इस आग को बुझाने का काम करते हैं। बोला अरे पागल, इतनी बड़ी आग है और तेरी चोंच इतनी छोटी है, ये कैसे बोले? बोला नहीं, चोंच में पानी लाते हैं, बुझाते हैं। बड़ी संजीदगी से उसने समझाया। तो वह हा हंसने लगा, अरे इससे क्या होगा? तो उसने कहा देखो, मेरी चोंच चाहे कितनी छोटी हो और ये आग चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में। और साथियों, मैं तो यहां बहुत छोटी छोटी चिड़िया बैठी देख रहा हूं। अगर सब ने एक एक बूंद पानी भर लिया तो ये आग बुझेगी जरूर, और हम साथ चलेंगे जरूर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। प्रोफेसर विवेक कुमार साहब ने बहुत उम्दा बोला और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।